नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब आई टाइप टीचिंग से जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। अन्य दक्षता से जो भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। टोटल मिला के आज हम सब 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो 50 क्वेश्चन हम सब कवर करेंगे वह सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर हम सब बात करें तो 8/9/2023 के सेकंड शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि बिहार स्टेट के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों आप पे किसी भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपकी क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके वही सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। और अगर रिपीट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को ही रट लें पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो आई टाइप टीचिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी लैंग्वेज समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उसकी लैंग्वेज आप समझ लिए तो बहुत अच्छे से आप स्टेट पास हो सकते हैं। अगर हम सब बात करें 30 क्वेश्चन के, इसमें जो ऑप्शन होता है 4 ऑप्शन होते हैं। आपको लगेगा 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, और सही भी रहते हैं, चारों ऑप्शन सही रहते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको यही समझना पड़ेगा कि चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा सही है, वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए आई टाइप टीचिंग से जो भी क्वेश्चन हो उसका जवाब देने से पहले आप थोड़ा समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि समस्याएं बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसका ऑप्शन तो ये पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, तो इस कन्फ्यूजन में गलत आंसर दे देते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि चारों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन हो वही आपको दे रहा है। अन्य दक्षता से बात करें तो अन्य दक्षता से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मैथ के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद ईवीएस पर्यावरण से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपको यहाँ पर डेली 6 बजे आई टाइप टीचिंग से दोस्तों डेली क्लास कराई जा रही हैं। कुछ बच्चों ने पीडीएफ के लिए भी कमेंट किया था। पीडीएफ इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि एक से अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि कौन सी है। आपको बताना है अगर आपके कक्षा में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, एक से अधिक संख्या वाली कक्षा में जो सबसे उपयोगी विधि होगी वह कौन सी होगी। देखिए इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपकी क्लास में एक से ज़्यादा है कितना है, कुछ बाउंडेशन नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन है क्या वाद विवाद एवं विचार विमर्श, दलगत कार्य या फिर व्याख्यान विधि, स्वयं अध्ययन विधि। देखिए दलगत कार्य भी होगा दोस्तों, जब बच्चा खोज करके सीखेगा, अच्छे से सीखेगा। वाद विवाद जब बच्चा आपस में बात करेगा तब भी तो वह बहुत अच्छे से सीखेगा, आपस में विचार विमर्श करेगा। स्वयं अध्ययन, देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा सी होगा। आप कहेंगे व्याख्यान विधि, जो इसमें से जो सबसे सही आंसर है वह व्याख्यान होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपने सोच लिया 10 बच्चे हैं, अभी हम बता रहे हैं आपके क्लास में 1000 बच्चे हैं, अब बताइए इसमें तो बाउंडेशन दिया नहीं है ना कि 100 बच्चे होंगे कि 10 बच्चे होंगे कि 1000 होंगे। एक बच्चे से ज़्यादा है, एक से अधिक संख्या वाली क्लास है, उसमें जो सबसे अच्छा विधि होगा वह है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के जरिए दोस्तों आपको 1000 बच्चों को समझा सकते हैं। अगर हम जो वाद विवाद, देखिए 1000 बच्चों का वाद विवाद विचार विमर्श से तो नहीं सिखा पाएंगे, आप कैसे सिखाएंगे। अगर 1000 ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा तो ही नहीं सिर्फ 1000 होगा। इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, व्याख्यान विधि। अगर ये संख्या दिया होता है कि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो फिर उसका आंसर अलग हो सकता था। तो आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोगी उन्नत करने हेतु अच्छी विधि कौन सी है। दोस्तों किसी की बात करें, मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने के हेतु अच्छी विधि कौन सी है। दलगत कार्य, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि या फिर सम्मिश्रित विधि। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दलगत विधि। इसमें जिसकी बात करें कि छात्र छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने के लिए कौन सी विधि है दोस्तों, दलगत विधि। देखिए दलगत विधि होता क्या है, इसके बारे में तो थोड़ा सा आपको बताते हैं। यह वह विधि है दोस्तों जो छात्रों को समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसमें, टीम वर्क है। दलगत विधि का किससे संबंध है, जब बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे वही आपका दलगत विधि होता है। तो यह दोस्तों जब छात्र छात्राओं मिश्रित कक्षा है तो समूह में जब मिलकर कोई बच्चा काम करेगा तो अच्छा है। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में आपको बताते हैं कौन कौन से हैं जो त्रिध्रुवीय हैं।
उसमें जो एक केंद्र नहीं है क्या है, शिक्षण विधि है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, विषय वस्तु है। इसमें जो है शिक्षण विधि जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कौन से नहीं है, वह आपके ऑप्शन ए सही है, शिक्षण विधि नहीं है। देखिए इसमें जो होता है त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कौन कौन से शामिल है, शिक्षक शामिल है, शिक्षार्थी शामिल है, विषय वस्तु। देखिए दो ऑप्शन तो आपके एकदम 100% है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया में बच्चा और शिक्षार्थी तो रहेगा ही, वो विद्यार्थी और शिक्षक तो रहेगा ही, विषय वस्तु भी शामिल है। लेकिन जो शिक्षण विधि है वो त्रिध्रुवी प्रक्रिया में नहीं है, तो यही आपका गलत आंसर है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। शिक्षण का लक्ष्य है, शिक्षण का लक्ष्य क्या है दोस्तों, सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतर्निविष्ट करना या फिर व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो शिक्षण का लक्ष्य, अगर एक आप टीचर हैं तो आप क्या किस लक्ष्य पे बच्चों को आप शिक्षित करेंगे, क्या सूचना प्रदान करना, हमको बच्चों की सिर्फ जानकारी ही देना है, नहीं दोस्तों। आप ऐसे छांटने का प्रयास करिएगा, जो ऑप्शन बच्चों के खिलाफ है वह ऑप्शन आपका गलत होगा। पहले इसको समझ लीजिए, जो ऑप्शन बच्चों के खिलाफ है वह ऑप्शन आपका गलत होगा। देखिए सूचना प्रदान करना, क्या सिर्फ बच्चों को हम पढ़ाते हैं सिर्फ सूचना देने के लिए, नहीं, छात्रों को क्रिया में शामिल करने के लिए, यह भी नहीं हो, ज्ञान का अंतर्निविष्ट करना, ये तो होगा ही नहीं, व्यवहार में वांछित बदलाव लाने के लिए, हमको बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाना है, हमको शिक्षा के जरिए बच्चों को जीना कैसे इसको सिखाना है, ना कि हमको ज्ञान उसे देना है कि ज्ञान को लेके ज्ञान का मास्टर बन जाए, नहीं, उसे व्यवहार में परिवर्तन लाना है हमको। तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें आगमन विधि। आगमन विधि में दोस्तों ऑप्शन है पहला विधन, अभ्यास, विशिष्ट से सम्मान की ओर, सम्मान से विशिष्ट की ओर। हमने आपको आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं। तो हम आगमन विधि के बारे में जो राइट आंसर हो विशिष्ट से सम्मान की ओर जानते हैं। आगमन एक होता है निगमन विधि, एक होता है आगमन विधि। आगमन विधि एक माने वैज्ञानिक विधि है जो शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। किसकी बात करें, अपसारी। आप कहेंगे अपसारी चिंतन क्या होता है, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं आपसे। यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है। कौन सी विधि, आगमन विधि। हमने एक पॉइंट आपको बताया अपसारी चिंतन, इसके बारे में बताते हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आगमन विधि होता है वह आपका अपसारी होता है। अभिसारी जो होता है, जैसे अभी आपको हम कोई क्वेश्चन दे दें, जैसे अभी क्वेश्चन पूछे आपके, आप बताइए कि भारत की राजधानी क्या है। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, अब 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप देंगे, वह कैसा क्वेश्चन हुआ, वह आपका अपसारी क्वेश्चन हुआ। लेकिन अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसकी विशेषता आप बताइए, अब आप निबंधात्मक प्रश्न हो गया, इसमें आपको अपना दिमाग लगा के सोच के जवाब देना पड़ेगा, इसलिए आपका यह अपसारी होगा। अब यहाँ पे समझ गए होंगे अभिसारी और अपसारी क्या होता है। तो आगमन विधि कैसी विधि है दोस्तों, यह आपका अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है, इसमें निबंधात्मक प्रश्न को शामिल करना होता है, इसलिए आपका अपसारी हो। लेकिन अभिसारी कैसा है, यह बहुविकल्पी प्रश्न इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन यह विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, कौन से, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सुकरात विधि है दोस्तों, कैसी विधि है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, अनुसंधान विधि, प्रश्न उत्तर विधि या फिर व्यथन विधि। सुकरात विधि कैसी विधि है, यह दोस्तों प्रश्न उत्तर विधि है। कैसी विधि है, यह प्रश्न उत्तर विधि है। सुकरात विधि जिसे सुकराती पद्धति भी कहा जाता है, किसे दोस्तों, ऑप्शन सी सही है इसमें, इसे सुकराती पद्धति भी कहा जाता है। व्यक्तियों के बीच सहकारिता तर्कपूर्ण संवाद का एक रूप है जो समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करता है। किसको दोस्तों, सुकरात विधि किसको प्रोत्साहित करता है, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। परियोजना विधि के जो गलत है वही आपको राइट आंसर होगा। शिक्षक केंद्रित होता है, कहेंगे आपको मैंने पहले बताया ना, जो ऑप्शन बच्चों के खिलाफ है वो ऑप्शन आपका गलत ही होगा। अब इसमें सर्वे सर्वा शिक्षक नहीं होता, सर्वे सर्वा बालक होता है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट गलत होगा। अभी तक तो आपका राइट आंसर है, लेकिन सभी ऑप्शन हम देखते हैं। वास्तविक जीवन में संपादित करिए, जो आपका सही आंसर है। सामाजिक वातावरण में घटित यह भी हो, उद्देश्यपूर्ण क्रिया यह भी, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है, क्या नहीं सही है, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है पढ़ाने के लिए, ऑप्शन है विज्ञान, गणित,
इतिहास, भूगोल। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है। पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सही है? नाटक में अगर हमको या भूमिका निर्वाह के लिए हम किस चीज़ों में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं? विज्ञान में, गणित में, भूगोल में, इतिहास में। आप कहेंगे इतिहास। नाटक में हम किस चीज़ का चॉइस करते हैं? तो हम इतिहास को दोस्तों। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन सा है दोस्तों? प्रयोगशाला, कहानी कथन, प्रदर्शन कहना या फिर दो प्रयोग के परिणाम का परिकलन। तो मनोगत्यात्मक का जो उदाहरण है दोस्तों वो ऑप्शन प्रयोगशाला। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर होगा कि प्रयोगशाला मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए, मनोगत्यात्मक क्रिया वह क्रिया होती है, मनोगत्यात्मक के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। मनोगत्यात्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो मानसिक गतिविधियों से संबंधित होती है। किससे दोस्तों? मानसिक गतिविधियों से ये संबंधित होता है। इसको जानते रहिए आप। कौन सा? मनोगत्यात्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम है, कौन सा नियम है? ऑप्शन है फर्स्ट शिक्षण विधि, सेकंड ऑप्शन है शिक्षण सिद्धांत या फिर शिक्षण प्रविधि या फिर शिक्षण कार्यनीति। देखिए, शिक्षण प्रविधि से देखिए, प्रविधि के बारे में आप थोड़ा सा जानते रहिए, क्योंकि प्रविधि से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। काफ़ी हर सेट में हमको प्रविधि से संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो प्रविधि के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए, प्रविधि का मतलब होता है जब जो चीज़ बच्चा करके सीखता है, जो चीज़ जैसे सिस्टम से नहीं होता। जैसे जब बच्चा घर पे रहता है तो जो घर पे तो कोई सिस्टम से पढ़ाई होती नहीं है, बच्चा जो भी मन होता है बोलने सीखने लगता है। वही चीज़ जो बच्चा करके सीखता है वो आपका प्रविधि आता है। जो चीज़ कोई सिस्टम से सीखता है वो आपका विधि हो जाती है, लेकिन जब बिना सिस्टम से कोई चीज़ सीखता है बच्चा तो वह प्रविधि हो जाता है। आप प्रविधि का मतलब जानते रहिए, बाकी इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे और अच्छे से बताएंगे। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है हर बार। इसमें जो प्रस्तुत करने का नियम है तो वह कौन सा नियम है? ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर, शिक्षण सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? शिक्षण सिद्धांत इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संबंधित है। प्रस्तावना किससे संबंधित है? पूर्व ज्ञान से, नवीन ज्ञान से, विशिष्ट उद्देश्य से, उद्देश्य कथन से। देखिए, प्रस्तावना किससे संबंधित है? प्रस्तावना जो होता है दोस्तों वह पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना किससे होता है? पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। देखिए, प्रस्तावना जो तैयार किया जाता है ऐसा तैयार किया जाना चाहिए कि जिससे बच्चों के पढ़ाए जाने वाली पाठ या विषय वस्तु के प्रति सोच की जानकारी मिले। प्रस्तावना प्रश्नों में पूर्व ज्ञान व पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं का समन्वय होना चाहिए। देखिए, प्रस्तावना अगर आप तैयार करें, जैसे कोई आपके पास कोई चैप्टर है, उस चैप्टर से संबंधित 4-6 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन आप तैयार कर लीजिए प्रस्तावना। पहले बच्चों के बारे में उसकी जो प्रस्तावना उसके बारे में आप बता दीजिए जो चैप्टर है, फिर आप चैप्टर को शुरू करेंगे, बच्चा अच्छे से समझ जाएगा। इसलिए प्रस्तावना जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। किससे होना चाहिए? पूर्व ज्ञान से, पुनरावृत्ति से, छात्र क्रियाशीलन से या फिर नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो पाठ्य योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। किससे होना चाहिए? तो राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही है, नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। पाठ्य योजना हमारी कैसे होना चाहिए? उसमें नवीन ज्ञान होना चाहिए, पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, नवीन ज्ञान जोड़िए है ना, या फिर नवीन ही ज्ञान और पूर्व ज्ञान नहीं हो। हमको बच्चों को पाठ्य योजना में गृह कार्य संबंधित कैसा होना चाहिए? वही आपका नवीन ज्ञान भी रहे और पूर्व ज्ञान भी रहे, ताकि बच्चा अच्छे से समझ ले। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, पाठ्य योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। पूर्व ज्ञान से है, पूर्व अनुभव से है, विषय ज्ञान से, उपरोक्त सभी। इसमें खोजी प्रश्न, बच्चों को खोजी बनाना चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है दोस्तों, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। पाठ्य योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है, क्यों है दोस्तों? पूर्व ज्ञान से, यह भी सही है। पूर्व अनुभव से, यह भी सही है। विषय ज्ञान है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। देखिए, बच्चों को हमको खोजी बनाना चाहिए, खोज विधि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। जब बच्चा खोजी बनता है तो उसमें बच्चा हर चीज़ के अंदर उसे क्यूरियोसिटी रहती है, सोचने समझना तीव्र होती है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। ऑप्शन इसमें आपका जो सही है ऑप्शन डी, ये सभी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। क्या होता है? सैंपट कार्य होता है, उद्देश्य कथन होता है, पुनरावृत्ति होता है, मूल्यांकन होता है। विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। क्या होता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मूल्यांकन होता है।
राइट आंसर इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है, क्या होता है? प्रथम पंक्ति में, सेकंड ऑप्शन है द्वितीय पंक्ति, दूसरे पंक्ति में, थर्ड ऑप्शन है तीसरे पंक्ति में, लास्ट ऑप्शन है चौथी पंक्ति में। तो पाठ्य योजना में जो शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है कहाँ पे होता है? देखिए, जो शिक्षण बिंदु होते हैं हमको शुरू में ही देखने को मिलता है। ये चीज़ आप टीचिंग किए होंगे तो आप जानते होंगे, हमको जो शिक्षण के बिंदु होते हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, उसे हमको शुरू में ही ऐड करना होता है, मतलब प्रथम पंक्ति में ही यह ऐड होता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है? कैसे परीक्षण में दोस्तों वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक ने परीक्षण किए, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। किस प्रकार के परीक्षण में हमको विश्लेषण की आवश्यकता होती है? परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण का आवश्यकता होती है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, मानकीकृत परीक्षण में हमको वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता होती है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। वस्तु का विश्लेषण आमतौर पर उन परीक्षणों में आवश्यकता होती है, किसमें दोस्तों? जहां विस्तृत जानकारी और समझ की ज़रूरत होती है। जहाँ पे हमको विस्तृत जानकारी देना होता है, समझ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमको विश्लेषण की ज़रूरत होती है। इसे मानकीकृत परीक्षण में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है? देखिए, है तो नेगेटिव फाइन, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमको बच्चों को तुलना नहीं करना चाहिए। एक बच्चे से एक बच्चे की तुलना कभी नहीं करना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक का यही है कि आप एक अच्छे शिक्षक है तो आपको कभी तुलना नहीं करना चाहिए। किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है? देखिए, ऑप्शन है पहला वस्तुनिष्ठ संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, मानदंड संबंधित परीक्षण, या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी सही है। मानक संदर्भित परीक्षण में हमको एक छात्र से दूसरे छात्र की तुलना की जाती है। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, करें नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है संरचनात्मक साक्षात्कार, सेकंड ऑप्शन है केंद्रीय साक्षात्कार, थर्ड ऑप्शन है पैनल साक्षात्कार, या फिर लास्ट ऑप्शन है समूह साक्षात्कार। तो इसमें आपको बताना है जो नियोजित साक्षात्कार कैसे होता है। देखिए, नियोजित साक्षात्कार बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। जब साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला सामने बैठते हैं, बैठ के अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो वही आपका नियोजित साक्षात्कार होता है। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है, उसे हम क्या कहेंगे? अब कहेंगे नाम से अगर केंद्रित मिल रहा है तो केंद्रित ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर सही होगा, ये भी सही है दोस्तों कि आपका यही राइट आंसर सही है। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा आपको केंद्रित साक्षात्कार कहेंगे इसको, जब ऐसा साक्षात्कार जो एक ही चीज़ पर केंद्र हो, एक ही विषय पर केंद्रित हो, उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो वही आपका केंद्रित साक्षात्कार कहा जाता है। ऑप्शन जो इसमें सही है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है, क्या दोस्तों? ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता, या फिर सेकंड ऑप्शन है सुविधा सूचकांक, थर्ड ऑप्शन है भेदभाव शक्ति, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। ये सभी दोस्तों आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है, ध्यान भटकाने वाले प्रभावशीलता को, सुविधा सूचकांक, भेदभाव शक्ति, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, तो डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ खाली जगह है, क्या है दोस्तों? अनुमान लगाने का उन्मूलन, सेकंड ऑप्शन है व्यापक नमूनाकरण, या फिर थर्ड ऑप्शन है आइटम वैधता, या फिर लास्ट है उपरोक्त से कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापक नमूनाकरण। सत्य असत्य परीक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है व्यापक नमूनाकरण होता है, क्या दोस्तों? व्यापक नमूनाकरण। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह खाली जगह है, क्या है दोस्तों? मुश्किल है, बहुत आसान है, आसान है, स्वीकार्य है।
तो राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा मुश्किल है। अगर किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह मुश्किल है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली किस प्रकार है? ऑप्शन है पहला माता पिता को पत्र, सेकंड ऑप्शन है पारंपरिक अंकन प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है पास फेल प्रणाली या फिर उपरोक्त सभी। तो आमतौर पर अंकन प्रणाली किससे संबंधित है? आपको बताना जो अंक दिया जाता है अंकन प्रणाली किससे संबंधित, आप कहेंगे यह सभी माता पिता को पत्र, पारंपरिक अंकन प्रणाली, पास फेल प्रणाली या फिर ये सभी। तो ये सभी दोस्तों देखिए, अंकन प्रणाली माता पिता को सूचित करता है कि आपका बच्चा कितना नंबर पाया है, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया, कैसे पाया, इसके बारे में जानकारी तो देता ही है। पारंपरिक अंकन प्रणाली यह भी तो सही है, छात्रों को परीक्षा और असाइनमेंट के लिए अंक दिए जाते हैं जिसे उनका मूल्यांकन किया जाता है, यह भी तो है पारंपरिक अंकन प्रणाली। अभी है पास फेल प्रणाली, इससे आप पास फेल बच्चे को चेक कर सकते हैं किस श्रेणी का बच्चा फेल हुआ है, किस श्रेणी में बच्चा पास हुआ है, यह भी जानते हैं। तो इसलिए इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मापन मूलतः खाली जगह है, संख्यात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, मूल्य निर्णय या फिर उपरोक्त सभी। जो मापन मूल्यांकन होता है कैसा होता है? वह दोस्तों संख्यात्मक होता है। मापन मूल्यांकन कैसा होता है? संख्यात्मक मूल्य है। कैसा है? संख्यात्मक मूल्य। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मूलतः मूल्यांकन है, कैसा है? गुणात्मक मूल्य है, संख्यात्मक मूल्य है, मूल्य निर्णय है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्य निर्णय है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मूलतः मूल्यांकन क्या है? मूल्य निर्णय है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है, क्या है दोस्तों? मूल्यांकन है, परीक्षण है, माप है, उपरोक्त सभी है। एक पेपर में एक छात्र का स्कोर क्या होता है? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, आप कहेंगे एक पेपर में क्या होता है? एक पेपर में एक छात्र का स्कोर मूल्यांकन भी है, परीक्षण भी है, माप भी है, उपरोक्त सभी थी। राइट आंसर इसमें सभी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है, कैसा देता है? कितना अच्छा है, कितना अच्छा है या फिर कितना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये सब इसमें से एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है। एक परीक्षण जो है आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है। तो इसमें जो ऑप्शन देखिए दो ही ऑप्शन है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा या फिर कितना, उपरोक्त में कोई नहीं। एक परीक्षण आमतौर पर यह मापता है, क्या मापता है पहले उसको बताते हैं। व्यक्ति ने किसी विशेष विषय या क्षेत्र में कितना ज्ञान अर्जित किया है। परीक्षण क्या करता है? वह चेक करता है ना कि व्यक्ति किस विषय में कितना ज्ञान को अर्जित किया है, वह उस ज्ञान का कितनी अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है, यह भी चेक करता है। जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति की तार्किक सोच को परखा जाता है। लेकिन यह दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहले खाली जगह का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। ऑप्शन है पहला योगात्मक मूल्यांकन, सेकंड ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है प्लेसमेंट मूल्यांकन, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो है बी इज करेक्ट आंसर, रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? किसकी बात करें? दृष्टिकोण माप के लिए बात करें। प्रक्षेप पैमाना, लिकट स्केल, सामान्य पैमाना, तकनीकी पैमाना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो सही है, ऑप्शन किसकी बात करें? दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का हम सब प्रयोग करते हैं? लिकट स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? लिकट स्केल का। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। योग्यता परीक्षण का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है, क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट वर्तमान उपलब्धि, योग्यता प्राप्त की संभावित क्षमता या फिर समग्र मानसिक क्षमता। देखिए ऐसे क्वेश्चन के जवाब आप खुद से सोचिए कि देखिए इसमें बात किसकी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि योग्यता परीक्षण का उपयोग, हम योग्यता परीक्षण कब मापेंगे? क्या वर्तमान उपलब्धि जो वर्तमान है यह योग्यता नहीं हो सकता। बच्चा जब निपुण हो जाता है, जैसे अभी आपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया, हाई स्कूल में आपने 3 से नंबर पाया 6 से में, तो यह आपकी योग्यता है। आपकी ये योग्यता थी कि आपने 6 से में 3 से नंबर पाया, 50% नंबर पाया है, तो यह तो योग्यता है।
वही करें। योग्यता क्या, जो वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं तब आपका योग्यता परीक्षण नहीं हो सकता। योग्यता प्राप्त की, जब आप योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं तभी आपकी योग्यता को मापा जा सकता है। संभावित क्षमता को आप नहीं नाप, संभावित दोस्तों हो सकता है हम आपसे बोलें कि आप 6 से पूर्णांक आप 4 से नंबर पाएँ, लेकिन आपने पाया कितना, 3 से नंबर पाए हैं, इसलिए आपका जो पार जाते हैं वही आपका योग्यता होता है। तो ऑप्शन इसमें वी इज करेक्ट आंसर। अब हम सब यहाँ से दोस्तों जो 30 क्वेश्चन आपके थे आर्ट ऑफ टीचिंग से उसको कवर किए। अब हम बढ़ेंगे जो आपके अदर स्किल से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम सब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सहमत की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम इससे अगला वीडियो आपके लिए और भी उपयोगी होगा, क्योंकि हम दोस्तों जब से आपका ये स्टेट शुरू हुआ है अब तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है बेहराम जी मालावारी, सेकंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी, या फिर लास्ट ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। तो किसने विरोध किया था दोस्तों, तो यह जो विरोध किए थे यह दोस्तों ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसमें जो था क्या उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें लड़कियों का विवाह की न्यूनतम आयु थी 12 वर्ष कर दी गई थी। कितना, 12 वर्ष से जो लड़कियों की आयु थी उनकी शादी की आयु 12 वर्ष कर दी थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। देखिए इसमें आपको बताना कौन सा राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए सबसे पहले समझिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन आए बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि जो राज्य भूटान से नहीं लगते हैं उसे हटा दीजिए। जिसे पहला ऑप्शन है असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है असम ही तो लगता है भूटान के साथ। और इसकी सीमा की अगर हम सब बात करें तो यह इसकी सीमा जो है करीब 6 से 99 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एक मिनट दोस्तों, इसमें एक चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ये जो 6 से 99 टोटल है यह सिर्फ असम का नहीं। असम जो है, जो भारत है वो भूटान के साथ टोटल 6 से 99 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें जो राज्य आते आ जाएंगे आपके, असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, पश्चिम बंगाल आता है, सिक्किम आता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वह आपका असम है। असम लगभग अगर हम सब बात करें तो 267 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस चीज़ को करेक्ट करिएगा। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपके हर पेपर में मिल रहा है, तो आप जानते रहिए इकोनॉमिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने का मिलेगा। पहला जो इसमें क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों की अपने ऋणों और अग्रिमों का विस्तार करके जमा राशि का विस्तार करने की शक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पहला पूंजी विस्तार, सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट विस्तार, थर्ड ऑप्शन है क्रेडिट नियंत्रण या फिर क्रेडिट निर्माण। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी सही है। उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट निर्माण कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में इसके सचिव थे दोस्तों। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना 1934 में हुआ था। तो इसके जो सचिव थे कौन थे। पहला ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव हैं, सेकंड ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण है, थर्ड ऑप्शन है रामवृक्ष बेनपुरी है, लास्ट ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण के राजनीति में दोस्तों बहुत बड़ा रोल था। आप समझ लीजिए कि इमरजेंसी लगाने का जो मेन कारण माना जाता है जयप्रकाश को ही माना जाता है। इसको भी आप जानते रहिए। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी 1931 में 1934 में बात कर रहा था। 1934 में इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। सियोम ब्रिज है कहाँ पे। सियोम ब्रिज है दोस्तों, ऑप्शन आपके पास है असम में है, जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, पंजाब में है। तो राइट आंसर ये है अरुणाचल प्रदेश में। सियोम ब्रिज कहाँ पे है। आप कहेंगे यह
कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। जनवरी 2023 में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सियोम पुल का उद्घाटन किया गया था। यह पुल 100 मीटर लंबा है, जो कि किस नदी पर है? अरुणाचल प्रदेश में एक नदी बहती है जिसका नाम है सियोम नदी है, इसी पुल पे है यह ब्रिज है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सियोम ब्रिज। लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी दोस्तों 100 मीटर है और है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? ऑप्शन है पहला सैरने के लिए घास, सेकंड ऑप्शन है गोंद और रेजिन, थर्ड ऑप्शन है दवा, या फिर लास्ट ऑप्शन है टोकरियों के लिए बांस। इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, गोंद और रेजिन। ऑप्शन नहीं करता, जो नहीं है चढ़ने के लिए घास तो करता है, टोकरियों विद यह गोंद और रेजिन यह नहीं करता है। इसका हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर पाते ना, इसका हम प्रत्यक्ष उपयोग कैसे करेंगे गोंद और रेजिन का? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, देखिए जो गोंद और रेजिन इसका प्रयोग होता कहाँ पे है उसको अभी आपको बता दीजिए। चढ़ने के लिए घास है, इसका प्रयोग आप सीधा करेंगे, टोकरियों के लिए बांस है, इसका भी दवा का भी, लेकिन गोंद और रेजिन के लिए हम सब क्या करते हैं? इसका प्रयोग कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन, दवाइयाँ इन सबको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब इससे वो बनेगा तब आप ये उपयोग करेंगे, इसे ऐसे हम सीधा रॉ फार्म में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो बी गलत है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता है? वनों की हानि का कारण जो नहीं बनता उसको आपको बताना है। ऑप्शन है पहला प्रजातियों का लुप्त होना, क्या जब प्रजातियां लुप्त होंगी वह वनों का हानि का कारण बनेंगे? या फिर सेकंड ऑप्शन है औद्योगिकरण, थर्ड ऑप्शन है बांध बनाना और खनन करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग करना। पहले वो ऑप्शन करिए जो चीज़ हो सकता है, इसमें नहीं पूछा गया है वनों की हानि का कारण जो नहीं है उसे आपको बताना है। देखिए ईंधन की लकड़ियों का व्यापक प्रयोग करना, ये तो है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। बांध बनाना और खनन कर, आप खनन करेंगे तो इससे वनों का तो हानि होगा ही ना। औद्योगिकरण, आप औद्योगिकरण करेंगे तो तभी तो पेड़ काटे जाते हैं, वन काटे जाते हैं। ऑप्शन एक ही बचा है आपका प्रजातियों का लुप्त होना, यह इससे संबंधित नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में यह चीज़ ज़रूर आएगा कि अगर प्रजातियाँ ही नहीं रहेंगी तो वन कैसे रहेगा। तो आपको हमने शुरू में बताया था आपको उस ऑप्शन की तरफ चुनना है जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। अगर गलत पूछा है जो सबसे कम गलत है वह आप देखिए, तो सबसे कम गलत आपका यही है, प्रजातियों का लुप्त होना, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए एक दिवस आपका हो सकता है, अभी तक जितने हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उसमें तो नहीं पूछा गया था, लेकिन याद रखे रहिएगा क्योंकि ईवीएस में आपको एक दिवस पूछ सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 10 जून, 20 अक्टूबर या फिर 5 जून। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन आप जानते ही होंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर, ओ डी इज करेक्ट आंसर। इनमें से किसमें हम खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं? किसमें दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है वेटलैंड्स, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रीम, थर्ड ऑप्शन है डेल्टा, लास्ट ऑप्शन है तटीय उथले। कहाँ पे हम सब खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी डेल्टा में दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी दवा चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है? ऑप्शन है पहला कपूर है, कैफीन है, कांटा सेब है या फिर अफीम पुस्ता है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा बी कैफीन है। इसमें कह रहे कौन सी दवा चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है, तो वह दोस्तों कैफीन है। ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। कैफीन में पाया क्या एल्केलाइड पाए जाते हैं। कैफीन में क्या पाया जाता है? एल्केलाइड पाए जाते हैं। एल्केलाइड प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रासायनिक यौगिक होते हैं जो एक प्रकार के नशे के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मई से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन है। कह रहे हैं 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, दूसरे समूह में 8 लोगों
लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूह को मिला दिया जाता है तो सभी लोगों की औसत आयु क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, आपको थोड़ा सा हम तरीका बताते हैं। आप वैसे भी लगा सकते हैं या फिर पहले बता ही देते हैं। देखिए 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, आप कहेंगे 42 वर्ष है। तो हमको देखिए 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, हमको सबसे पहले 5 व्यक्ति की आयु निकाल लेनी है। ये तो औसत आयु है, लेकिन 5 व्यक्तियों की मिला के आयु कितनी होगी उसको निकालते हैं। आप कहेंगे उसे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 गुणे 42 करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 कि 0 हासिल लगा 1, 520, 20 1 21, आप कहेंगे 210। ठीक है, इसके बाद करें कि 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 है, तो हमको इनकी भी औसत आयु निकाल लेना 8 गुणे 81। अब इनकी अगर निकालेंगे तो 8 1 8 हो गया, इसके बाद 8 8 64, यह 6 से 48 हो गया। अब हमको क्या करना है, बहुत ही सिंपल से दोस्तों, 6 से 48 को 210 में जोड़ लीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे 8 हो गया, 4 1 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, राइट। अब हमको भाग दे देना है, किससे भाग देना है, क्योंकि हमारे पास हम इन सभी का औसत आयु निकाले हैं तो 8 5 कितना होता है, 13 होता है। अब 13 से आप भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमको सभी को मिला के औसत आयु निकालना था। देखिए 13 6 78, 13 से गया तो 6 ही बार जाएगा। अब 13 6 78, 78 से अगर हम सब बात करें तो बच कितना रहा है, 78 2 80 5 और 5 2 7, 78 ही बच रहा है। 13 6 78, तो यहाँ पे 6 आएगा, 66 वर्ष से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका चक्रवृद्धि से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं 1000 पर 2% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। इसे लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं, बहुत सरल से तरीका। सबसे जो चक्रवृद्धि का सूत्र होता है पहले आपको बताते हैं। इसमें जो मूलधन है, 1 मिनट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका, देखिए जो मूलधन क्या है, मूलधन आपका हो गया P बराबर क्या है दोस्तों, मूलधन आपका 1000 है। 3 चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं, तुरंत समझ जाएंगे इसका आंसर क्या होगा। दर की बात करें, दर मतलब R बराबर क्या हो गया आपका 2 है। दर 2% प्रतिवर्ष की दर से है। और समय की बात, अब हम समय की बात करें तो समय इसमें T बराबर क्या है दोस्तों, 2 वर्ष है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको मिल गया, क्लियर मिल गया। अब इसमें जो सूत्र होता है, 1 मिनट, अगर हम सब सूत्र की बात करें, सूत्र है हमको चक्रवृद्धि ब्याज की निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है उसको पहले आपको हम बताते हैं। P गुणे 1 प्लस R बटे 100 पावर T, मतलब समय माइनस P। इसी में आप रख दीजिए, जो आ गया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें इसको लगाने के लिए अब देखिए करना क्या है, इसके हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। P कितना है हमारे पास, P हमारे पास 1000 है। इसके बाद गुणे कर दे रहे हैं, 1 को 1 ही हम लिख देंगे, 1 के बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दे रहे हैं। R क्या है, R दर कितना है, दर इसमें 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, बटे 100 लिख दे रहे हैं। और हमारे पास पावर क्या लगाएंगे, पावर क्योंकि हमारे पास T है, T को पावर लगा देंगे, माइनस क्या हो गया, माइनस 1000 हो गया। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1000 हो गया। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए, इसको आप तो खुद से काटने का प्रयास करिए क्योंकि देखिए अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, इसका वर्ग है, वर्ग कर लीजिए। यहाँ पे माइनस 1000 है, यहाँ पे प्लस 1000 है। इसे जब हम लास्ट में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 40.4 आएगा। इसे आप सॉल्व करिए, आपके पास जो आंसर आएगा वह ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 40.4। थोड़ा पेपर की समस्या की वजह से दोस्तों यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसलिए हम आपको राइट आंसर बताते हैं, लेकिन आपको करने का तरीका हम पूरा बता दे रहे हैं कैसे किया जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए थोड़ा लिखने का तरीका सही नहीं है, 5/8 लिखा गया है, फिर यह बड़ा करके 7/12 लिखा गया।
इसमें आपको क्या बताना है, आरोही क्रम में बताना है। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में बताना है। देखिए अवरोही जो होता है वह सबसे पहले बड़ा लिखा जाएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर हम सब बात करें तो आरोही अवरोही, आरोही अवरोही हमने बताया ना कि सबसे पहले आपको आरोही समझाते हैं। इसमें पूछा क्या गया, आरोही। आरोही में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमको छोटा लिखना पड़ेगा। छोटी संख्या जिसे हम उदाहरण को बताते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं। ये आरोही सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ये आपका कौन सा क्रम हो गया, यह आपका आरोही क्रम है। क्लियर। अब हम समझते हैं अवरोही। अगर हम सब अवरोही की बात करें, अवरोही की बात करें तो सबसे पहले बड़ा लिखाएगा। अवरोही मतलब सबसे बड़ा। देखिए नाम से भी आप क्लियर कर सकते हैं। और आरोही, इसमें एक छोटा शब्द, इसमें छोटा वर्ड है, मतलब सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा। अवरोही या बड़ा शब्द है, सबसे पहले इसमें बड़ा लिखा जाएगा। जैसे 5 4 3 2 1, इस तरीके से आप समझ सकते हैं आरोही अवरोही। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। अब यहाँ पे समझ गए हमको लिखना क्या है। सबसे पहले हमको छोटा लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से लिखना है। तो इसमें अगर हम सब बात करें तो सबसे छोटा क्या है, आपको हम करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे 8 है, जैसे 8 12 4 16 ना, 8 12 4 16, इनका एलसीएम की बात करें तो ऐसा संख्या बताइए जो सभी से कट जाए। आप कहेंगे हाँ 48, इनका एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और आप देखिए कि नीचे की संख्या सभी में वही है, बराबर ही है। 4 16 12 8 16 48, 8 12 16 4, वही संख्या सेम है। मतलब सभी का एलसीएम क्या आएगा, 48 आएगा। एक चीज़ आपके लिए क्लियर हो गया ना, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या कहना है, इसमें 48 हो गया। अब इसमें संख्याएँ, जो आपके पास संख्याएँ हैं, जैसे पहली संख्या हमारे पास क्या थी, पहली संख्या अगर हम सब बात करें, 1 मिनट, हाँ 12, हाँ। अब इसमें जो इनका हम एलसीएम लेने के बाद अब हमारे पास जो नया चीज़ बन जाएगा उसे हम, जैसे यहाँ पे है 7, इसे पहले से हम 5, इसे हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं आपको भी। अब देखिए इसमें जो हो रहा है आपको बताते हैं। 48 हो गया। 48 में देखिए यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 5 है। 8 छंग 48, 6 बार जाएगा, 5 छंग 30, 30 हो जाएगा। आपको बताते हैं यहाँ पे 30 हो गया। बहुत ही सरल सिंपल से, आप चाहे तो सीधा भाग देख के भी चेक कर सकते हो, आपकी इच्छा है। इस 30 हो गया। इसके बाद 12 छंग, देखिए अब इसमें 48 हमको देखना है 12 से कहाँ पे मिल रहा है। आप कहेंगे 12 चौक 48, 12 चौक 48, फिर हमको 7 कर देंगे, 7 चौक 28, ठीक है, राइट। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 और 4, 12 चौक 48। अब अगर 12 चौक 48 हो रहा है तो हमको फिर ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए 3 है, 312। हमको क्या लिखना है, 1 मिनट, यहाँ 3 बटे 4 है ना, हाँ 12 चौक 48 और फिर 3 है, 312। इसके बाद अगर हम सब बात करें, 1 मिनट, हाँ सर, यहाँ पे 12 हो रहा है ना, यहाँ पे 12 से 12 3 36 हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए 36 हो गया है, राइट। इसके बाद 16 है, 16 3 48 हो गया। अब 16 3 48 हो रहा है, 13 है, 13 3 39 हो गया। यह भी आपका 39 हो गया। आपका आंसर आपको मिल गया है। अब इसमें हमको सबसे पहले छोटा लिखना है। छोटा क्या है, 28 है। 28 किस में आ रहा है, 7/12। मतलब जिस ऑप्शन में 7/12 पहले होगा वही आपका राइट आंसर होगा। आप कहेंगे डी अवले में 7/12। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर आपको 12 से 7 में भाग देके पॉइंट भी निकाल के ऐसे भी लगा सकते हैं। एलसीएम लेकर थोड़ा सा ईजी होता है, अगर इस तरीके से आप करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ आएंगे। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर एक मिलेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम 1 से 38 है, लेकिन उनका जीसीडी 23 है। संख्या 1:6 के अनुपात में है, तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसको आपको बताना है। इसमें आपको एलसीएम कितना दिया है, 1 से 38 गया है। देखिए इसका जो सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सूत्र होता है। तो हमारे पास क्या है उनका, ये यहाँ पे जीसीडी नहीं, ये सीएफ होगा दोस्तों, ये गलत दिया गया है, यहाँ पे एचसीएफ होगा। जीसीडी से क्या मतलब, एचसीएफ, ठीक है। पहले एलसीएम क्या है, 1 से 38 है। देखिए 1 से 38 है, ये गुणे क्या है, एचसीएफ क्या है, 23 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अनुपात में है, क्या किस में है, अनुपात में। हम मानते हैं यक्स है,
तो मान लीजिए यक्स है, यक्स हो गया और गुणे दूसरी संख्या अनुपात में 6x मान लेते हैं, क्योंकि पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या 6x, कितना हो गया 6x गुणे 6x। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस तरफ लाएंगे, 1 मिनट, इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर 23 गुणे 23। जब इससे आप काटेंगे तो 6 को काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 23 हो गया। तो अब 23 यक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक यक्स है, एक यक्स स्क्वायर हो गया, यक्स स्क्वायर कितना 23 गुणे 23। तो हम लिख सकते हैं ना यक्स बराबर कितना 23। तो 23 ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि 6 मीटर ऊंचे टावर की छाया ज़मीन पर 2 कड़ी में 3 मीटर लंबी पड़ती है तो सूर्य की ऊंचाई है। दोस्तों सूर्य की ऊंचाई क्या है, 60 है, 45 डिग्री या फिर 30 है, 90 है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपको बताते हैं। थोड़ा सा कह रहे हैं कि 6 मीटर ऊंचे लंबी टावर, हमने यहाँ पे एक टावर को बना दिया, कितना है 6 मीटर है, ठीक है। थोड़ा इसके बाद करें छाया ज़मीन पर 2 मीटर लंबी पड़ती है, 2 कड़ी में 3 मीटर लंबी पड़ती है, कितना दोस्तों 2 मीटर 2 कड़ी में 3 मीटर लंबी पड़ती है। ए हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सूर्य है, इसकी छाया पड़ रही है, तो यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं, सॉरी ए मानते हैं, यहाँ पे बी मानते हैं, यहाँ पे सी मानते हैं। अब इसको हम दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे हम थीटा मान ले रहे हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 60। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैराथन का अर्थ दौड़ना है, जैसे हाइबरनेशन का अर्थ है। दोस्तों इसमें आपको बताना है, जैसे मैराथन का मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है, वैसे हाइबरनेशन क्या है, हाइबरनेशन कौन सा चीज़ है। तो हाइबरनेशन सर्दी है, भालू है, सपना है, नींद है। हाइबरनेशन जो होता है वह लंबी नींद है, क्या है, नींद है। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंधित विकल्प का चयन करें। सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक, किताब। आपको बताना है कि जो श्रेणी है उसको बताना है। जैसे सिनेमा में कौन होता है, अभिनेता होता है, निर्देशक में कौन होता है, किताब होता है, रोग होता है, प्रिंसिपल होता है, रंगमंच होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी, रंगमंच। नीचे दिए गए श्रेणी से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक और कौन होता है, रंगमंच, सभी फिल्मों से संबंधित, जबकि अन्य समूह अलग है। जैसे किताब हो गया अलग है, रोग है, प्रिंसिपल हो गया, लेकिन ये सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक और रंगमंच ये सभी एक ही चीज़ है। तो आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस श्रृंखला को देखें, 7, 10, 8, 11, 9, 12, आगे कौन सी संख्या आएगी। देखिए ऐसी क्वेश्चन आपका, ऐसा क्वेश्चन जरूर एक मिलेगा, कन्फर्म है दोस्तों, आप लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसमें हो क्या रहा है, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 10, 10, 1, 11, 11, 12, क्योंकि 2 संख्या तो इसमें पूछ नहीं रहा है, इसलिए 2 संख्या तो होगा नहीं। इसमें हो क्या रहा है, 11, 12, 12 है, 13, 10, 11, 11, 12, 13, 13 तो है, लेकिन 13 2 संख्या नहीं है। 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9, 1, 10, 10 भी है, 1, 1 प्लस करा। देखिए समस्याएं हैं यहाँ पे होती हैं, कुछ बच्चे सोचेंगे दोनों चीज़ मैच करा, 13, 10 दोनों मैच कर रहा है, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 संख्याएं अगर पूछता तो हो सकता था, हो जाता। और भी तरीका हम देखते हैं। 7, 3, 10, देखिए इसमें 3 प्लस करा है क्या, 7, 3, 10, यहाँ पे 10 माइनस, फिर 8, 2, 10, यहाँ पे 7, 3, 10, 7, 3, 10, यहाँ से -2 हो रहा है, -2, 10 में से -2 हो गया, फिर यहाँ पे 8 हो गया, 8, 3, 8, 3, 11 होता है, तो +3 हो गया, फिर 11 में से -2 कितना हो रहा है, 9, 2, 11, तो -2, हाँ देखिए ये मैच कर रहा है, ये मतलब श्रृंखला मैच कर रही है। 9, 3, 12 तो +3 हो गया। अब हमको क्या करना है, -2 करना है, 12 में से 2 गए माइनस, आप कहेंगे 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन फिर लेते हैं। कह रहे हैं यदि z बराबर 52 हो तो ACT बराबर 48 है तो बेड बराबर क्या होगा।
तो 39 होगा, 41 होगा, 44 होगा या फिर 46 होगा। देखिए इसमें कर क्या रहे हैं, जेड बराबर 52 है, जेड की वैल्यू क्या है 26 होती है, सॉरी 26 होता है, 26 6 दूनी 12। देखिए इसमें डबल कर दे रहे हैं, मतलब 26 को 2 करें, 26 दूना 52 मैं इसको हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम सब ए सी टी की बात करें तो ए क्या होता है, ए आपका फर्स्ट पे आता है, सी क्या होता है थर्ड पे आता है, टी क्या होता है 20 पे आता है। तो क्लियर। इसके बाद 20 3 23 24 कितना हो गया, ये 24 हो गया। अगर 24 गुणे 2 कर दें 48 हो गया। देखिए मैच कर गया ना, ये 48 हो गया, राइट। बैट क्या है, बैट 2 पे आएगा या 1 पे आएगा, टी कितने पे आएगा 20 पे आएगा। हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं 20 20 3 23 कितना हो गया 23, 23 गुणे 2, अब 3 दूनी 6 2 दूनी 4 कितना हो गया 46, 46। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है तो डी ए का किस प्रकार संबंध है। देखिए ए और बी का भाई है तो हम चलिए मानते हैं ए और बी। ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का क्या है भाई है, तो मतलब ये आपका मेल है। बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, चलिए यहाँ पे सी की बहन है, ठीक है। बी जो है सी की बहन है, राइट। और सी डी का पिता है, सी जो है किसका पिता है डी का पिता है। तो यहाँ पे अगर हम जब इसको बनाएं तो डी यहाँ पे सी जो है डी का पिता है, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है। डी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आप देखिए आपके अपने ऊपर लेके चेक करिए ना, आपके पिताजी का भाई, आपके पिताजी का भाई क्या लगेंगे ना, वही ना, आप उनके क्या लगेंगे, उस पूछ रहा है ना। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, आपके पिताजी के जो भाई हैं आप उनके क्या लगते हैं, आप कहेंगे भाई लगेंगे, बहन भतीजा निर्धारित है, तो इसमें सी भतीजा लगेंगे, भाई का लड़का तो भतीजा ही लगेगा ना। ऑप्शन इसमें भतीजा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों 50 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। क्लास आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।